नमस्कार साथियों, मैं गौरव पवार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में। तो देखिएगा साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई के एग्जाम के लिए एक टॉपिक जो रहता है बहुत ही महत्वपूर्ण है वो, और उस टॉपिक का नाम है मूल विधि। क्या नाम है उस टॉपिक का? देखो, उस टॉपिक का नाम है मूल विधि, या हम कह सकते हैं लॉ। ये जो कानून होता है लॉ, इसमें हमें तो क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखो, मूल विधि का मतलब कहीं ना कहीं कानून से है। क्या मतलब है? देखो, जो आज की क्लास है हमारे लिए वो यूपीएसआई के एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि बाकी एग्जाम्स में कहीं नहीं आता है लॉ के अलावा, केवल यूपीएसआई के एग्जाम में ही ज्यादा पूछी जाती है वाली अगर हम बात करें तो देखिएगा, अगर हम बात करें मूल विधि की, तो मूल विधि देखिएगा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। इसके अंदर देखो होता क्या है कि सबसे पहले कानून को हम इसमें पढ़ते हैं। क्या करते हैं हम कि मूल विधि का मतलब होता है कि सामान्य जो बेसिक लॉ होता है वो हमको पढ़ना होता है, मतलब बेसिक पढ़ना होता है, पूरा का पूरा हमको नहीं पढ़ना होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें कानून की, अगर हम बात करें, क्या बात करें देखो हम लोग कि अगर हम लोग बात करें कि कानून क्या होता है, देखिएगा कानून की अगर हम लोग बात करें, कानून या लॉ क्या होता है, देखिएगा कानून का मतलब होता है कि कानून जो होता है वो एक नियमों का संग्रह होता है। क्या होता है कि जो भी आपके रूल्स बनाए जाते हैं उस सब रूल्स को इकट्ठा करके हम कानून बनाते हैं। तो क्या होता है कानून की अगर हम बात करें तो ये कानून होता है, ये होता है आपका नियमों का संग्रह होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ रूल्स होता है। क्या होता है ये सेट ऑफ रूल्स होता है, मतलब कि जो नियम बनाए जाते हैं उन सबको इकट्ठा करके हम कानून की संज्ञा दे देते हैं। अब देखो, हमें जरूरत क्यों पड़ी कानून लाने की? कहीं ना कहीं इसकी भी हमें मतलब मन में विचार आता है। देखो, तो कानून का जो उद्देश्य है, अगर हम बात करें कि कानून जो होता है कि इसका देखो उद्देश्य क्या होता है, किस लिए जरूरत पड़ती है इसकी। तो कानून का जो उद्देश्य होता है कि नंबर एक, अगर हम बात करें कानून की, तो देखिए कानून का मतलब होता है सुरक्षा करना। कानून का मतलब क्या है कि इससे हमारी सुरक्षा होती है। सुरक्षा का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कारित करता है तो हम उसको कानून के तहत दंड या सजा दिला सकते हैं। ठीक, पहली बात सुरक्षा में आ गई आपकी। नंबर दो देखिएगा इसमें कि नंबर दो है इसमें समानता। कानून से क्या होती है? कानून से समानता आती है। कानून से समान में क्या होती है? समानता कानून से आती है। ठीक, अगली बात देखो, तीसरी बात इसमें आती है और वो है नैतिकता। तीसरी बात क्या है कि इससे नैतिकता मतलब आती है। और नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसका ये देखो उत्तरदायी इसके लिए हमें होना पड़ता है। मतलब कि अगर आप कोई काम ऐसा करते हो जो कानून के विरुद्ध है तो आपको उसके लिए उत्तरदायी, मतलब कि आपको उसका जवाब देना होगा, ये हमारा कानून हमसे कहता है। तो बात क्लियर हुई आपके यहाँ? तो देखो, अगर हम बात करें कानून की, तो कानून देखो दो तरह का होता है। कानून की अगर हम बात करें तो कानून क्या होता है देखो दोस्तों, तो कानून की अगर हम बात करें तो कानून आपका दो तरह का कानून होता है। नंबर एक में आता है आपका जिसे हम बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। क्या आता है? नंबर एक आता है क्रिमिनल लॉ, जैसे हम कह देते हैं आपराधिक कानून, या इसको हम फौजदारी कानून भी कह देते हैं। ठीक है। और नंबर दो जो इसमें आता है आपका, वो आता है आपका सिविल लॉ, जैसे हम कह देते हैं नागरिक संहिता। तो कानून कितने प्रकार का होता है? जो कानून होता है आपका वो दो तरह के हम उसको बांट देते हैं। तो नंबर एक आता है आपका सिविल लॉ और नंबर एक इसमें क्रिमिनल लॉ, नंबर दो आता है आपका सिविल लॉ। देखिएगा, अगर हम बात करें क्रिमिनल लॉ की, तो जो क्रिमिनल लॉ होता है इसमें तो किस तरह का कानून आते हैं, जैसे मान के चलो किसी ने हत्या कर दी, ठीक, झगड़ा हो गया या कहीं लूट हो गई, तो ये सब क्या है? ये जो लूट, हत्या, झगड़ा जो है ये सब आपके कैसे कानून में आते हैं? ये सब आपके क्रिमिनल लॉ में आते हैं। और जो सिविल लॉ होता है आपका, इसमें देखो आपके पर्सनल विवाद आते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि 3 तलाक वाला मामला है, ये किस में आएगा? ये आपका सिविल लॉ में आएगा। ठीक, नंबर दो अगर हम बात करें, नंबर दो इसमें क्या है देखो, आपका जमीनी विवाद है तो वो किस में आएगा? जमीनी जो विवाद होगा वो भी आपका सिविल लॉ के अंतर्गत आ जाएगा। बात दोनों क्लियर आपकी हुई यहाँ तक कि दो तरह के कानून होते हैं आपके, एक तो होता है आपका फौजदारी, एक होता है आपका नागरिक संहिता। ठीक, अब देखिएगा इसमें अगर हम बात करें कि अलग अलग कानून की जो क्रिमिनल लॉ है इसके लिए कौन कौन से मतलब क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें अगली बात हम आ जाते हैं कि कानून की अगर हम बात करें, अगर
देखो दो तरह से हम विभाजित करेंगे कानून को। नंबर एक आपका होगा इसमें क्रिमिनल लॉ। नंबर एक क्या होगा देखो इसमें साथियों, नंबर एक होगा क्रिमिनल लॉ और नंबर दो होगा इसमें आपका सिविल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ का मतलब हो गया आपराधिक कानून, या हम इसे कह देते हैं फौजदारी। और जो हमने पीछे पढ़ा अभी देखो, दूसरे हो गए नागरिक संहिता। ठीक, तो तरह कानून हमें देखो देखिए। अब इनमें डिफरेंस क्या रहेगा देखिएगा कि दोनों में क्या क्या अंतर है, वो चीज हम देखेंगे देखिएगा। तो जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि जो आपराधिक कानून होता है इसमें हमारे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हत्या किसी की, नंबर झगड़ा अगर हो गया, लूट अगर हो गई, तो ये सब आपके क्रिमिनल लॉ हो गए। और इसमें क्या हुआ कि जो निजी पार्टियां होती हैं तो इसमें आते हैं, तो जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा 3 तलाक है या जमीनी विवाद है, तो ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे आपके सिविल लॉ में। अब देखो ये दोनों कानून अलग अलग कैसे हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस है अगर हम बात करें तो देखिएगा। अगर हम बात करें क्रिमिनल लॉ की, देखिएगा क्रिमिनल लॉ जो होता है, इस आपराधिक कानून के लिए हमको दंड मिलता है। इसके लिए क्या होता है देखो, इसके लिए हमको दंड मिलता है। ठीक, उसके बाद देखो ये जो आपके आपराधिक कानून होते हैं, ये जो अपराध होता है ये आपका समाज के विरुद्ध होता है। ये क्या होता है देखो, ये आपका समाज के विरुद्ध का मतलब होता है कि ये जो अपराध होता है आपका, इससे हमारे पूरे समाज को क्षति पहुंचती है। ठीक, इससे क्या होती है, समाज होता है आपका उसको क्षति पहुंचती है। और नंबर 2 है आपका ये देखो कि इसमें जो प्रोसिक्यूशन होता है, जो अभियोजक होता है, अभियोजक जो है इसमें सरकार होती है। अभियोजक कौन होता है, सरकार होती है। मतलब कि इसमें जो मुकदमा होता है उसकी पैरवी कौन करती है, उसकी पैरवी सरकार करती है। सरकारी तरफ से वकील होता है वो उसकी पैरवी करता है। और अगर हम बात करें सिविल लॉ की देखिएगा, तो जो सिविल लॉ होता है आपका, इसमें जो क्या होता है, ये आपका निजी पार्टियों के बीच होता है। निजी पार्टी का मतलब आपका घर घर में विवाद है आपका, जैसे कि जमीनी विवाद क्या सब है, निजी पार्टियों में होता है। इससे कि समाज को कोई हानि नहीं पहुंचती, समाज के विरुद्ध ये नहीं होता है। और उसके बाद देखो इसमें क्या है कि इसमें हमको सजा नहीं मिलती है। इसमें क्या होता है देखो, जो कानून होता है इसमें क्या होती है, सजा नहीं मिलती है इस कानून में आपको। और जब सजा नहीं मिलती तो इसमें क्या होता है आपको, इसमें हमको क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। जैसे कि मान के चलो कोई 3 तलाक वाला हो गया मामला, पति पत्नी झगड़ा अगर हो गया, तो वहां क्या होता है कि वहां की धनराशि पे पाबंद हो जाते हैं कि साहब 5,000 रुपये महीना आपको पत्नी को देना है, या इस तरीके से करना है। तो वो सब क्या है, ये सब आपको जो मैंने बताया, ये सब हमारा क्या है, ये सब आपका सिविल लॉ होता है। ठीक, दोनों के दोनों कानून क्या होता है, पहले हमने कानून को देखा, कानून क्या होता है। ठीक, उसके बाद हमने कानून के प्रकार देखे किस तरह से होते हैं। अब देखो अगर हम बात करें इसके अलावा, अगली बात पर हम देखो आते हैं। और अगली बात देखो इसमें आती है अपराध क्या है। देखो अगली बात क्या है इसमें, अगली बात है देखो अगली कि अपराध क्या है। देखो अगली बात हम करते हैं अपराध, जो मेन पॉइंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है देखिएगा। तो अपराध की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो अपराध होता है, अपराध या क्राइम, देखो अपराध की अगर हम बात करें तो जो अपराध होता है ये कैसा कृत्य है, ये आपका एक गैर कानूनी कृत्य है। ये क्या है, एक आपका ये एक गैर कानूनी कृत्य है। मतलब कि ऐसा कार्य है जो कानून के विरुद्ध होता है, वही अपराध कहलाता है। अपराध क्या होता है देखो, अपराध का मतलब होता है कि ऐसा कृत्य या आपका ऐसा काम जो कानून के विरुद्ध है, मतलब कि कानून का पालन नहीं करता है, कानून का उल्लंघन करता है, वो आपका अपराध कहलाता है। क्या कहते हैं उसको हम अपराध कह देते हैं। देखो अगर हम बात करें अपराध की परिभाषाएं, देखिएगा कि अपराध की परिभाषा क्या है। वैसे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखिएगा अगर हम बात करें परिभाषा की, तो देखेंगे आप इसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेम्स स्टीफन। जेम्स स्टीफन के अनुसार उन्होंने क्या कहा, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिक जो भी होता है वो अपना अपना अलग अलग मत देता है। तो देखिएगा अगर हम बात करें इसकी,
जेम्स स्टीफन की, तो जेम्स स्टीफन ने कहा था कि ऐसा कृत्य जो विधि द्वारा निषिद्ध हो, ऐसा कृत्य क्या हो, ऐसा कृत्य जो विधि द्वारा निषिद्ध हो और समाज के नैतिक मनोभावों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रभाव डालता हो। देखिएगा, अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या कहा, देखो, ऐसा कृत्य जो क्या हो, विधि द्वारा निषिद्ध हो, क्या हो, विधि द्वारा निषिद्ध हो, और क्या करता हो, देखो ये समाज के जो नैतिक मनोभाव है, नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल हो, क्या हो, समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल हो, वही आपका अपराध कहलाता है। ठीक, बात यहां तक क्लियर हुई। देखो, अगले एक दूसरे व्यक्ति आ जाते हैं जिनका नाम है कैनी। कैनी के अनुसार, देखो, अगर हम बात करें कैनी की, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ऐसा दोष जिसकी सजा दंड है, क्या कहा इन्होंने कहा कि ऐसा दोष जिसकी सजा क्या है, जिसकी सजा क्या है, दंड है, ऐसा दोष जिसकी सजा दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, केवल सम्राट द्वारा क्षम्य है। क्या देखो हुआ इसमें कि ऐसा दोष जिसकी क्या है, जिसकी सजा क्या है, जिसकी सजा दंड है। ठीक, क्या कहा इन्होंने कि ऐसा दोष जिसकी सजा दंड है और जो क्या है, ये किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। सामान्य व्यक्ति द्वारा क्या है, ये क्षम्य नहीं है, केवल सम्राट द्वारा क्षम्य है। मतलब कि पिछले जब प्राचीन की अगर हम बात करें तो वहां क्या होता था, राजा होता था, और जो राजा होता था वही क्या करता था, दंड को क्षम्य करता, क्षमा देना या सजा देना सब काम उसी का होता था। ठीक, तो बात परिभाषा हमने देखी, परिभाषा एग्जाम के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। देखो, अब हम बात कर लेते हैं अगली कि जो अपराध होता है इसके लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं, और ये जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा कि अगर हम बात करें इसके लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, क्या बात करें हम लोग कि इसके लिए जो आवश्यक तत्व हैं, देखो वो कौन कौन से हैं। देखिएगा, 4 तत्व इसके लिए आवश्यक हैं कि नंबर 1 इसमें है मानव। नंबर 1 क्या है, ह्यूमन है। देखो, नंबर ह्यूमन का मतलब ये है कि अपराध कारित करने के लिए मानव का होना जरूरी है। ये मतलब नहीं जैसे कि मान के चलो कि आपको किसी पशु ने टक्कर मार दी, किसी पक्षी ने आपको क्षति पहुंचाई, तो इस क्या होगा कि आपको अपराध में नहीं माना जाएगा, वो मतलब कि उसको सजा आप नहीं दे सकते। मतलब मानव का होना जो है वो अपराध के लिए जरूरी होता है। नंबर 2 देखो, इसमें अगर हम बात करें तो नंबर 2 है आपकी आपराधिक मन स्थिति। नंबर 2 क्या है, देखो इसमें आपका आपराधिक मन स्थिति, या इसे हम बोलते हैं दुराशय, या इंग्लिश में एक शब्द आता है इसके लिए हम कहते हैं मैंसरिया। ठीक, इसका मतलब क्या है कि आपके मन की ऐसी स्थिति हो, या आपका मतलब दुराशय का मतलब हो कि आपकी गलत विचारधारा हो। मतलब क्या हो कि आपकी विचारधारा क्या हो, आपकी विचारधारा गलत हो, या आपका जो आशय है वो क्या हो कि आपका आशय किसी को हानि पहुंचाना हो। ये सब चीजें कहेंगे हम इसको कि दुराशय या मैंसरिया, इसको हम कह देंगे। ठीक, नंबर 3 है कि आपने आपराधिक कृत्य क्या हो, क्या हो आपने क्या किया हो, आपराधिक कृत्य, इसको हम बोल देते हैं एक्टस रिया। ठीक, क्या किया हो आपने कि आपने कोई ऐसा कृत्य क्या हो जो कानून के विरुद्ध है, मतलब आपने आपराधिक कृत्य क्या हो, तभी वो अपराध का माना जाएगा। ठीक, अब जो अगली बात है वो है कि ऐसा कृत्य क्या हो कि जो मानव ओवलिक समाज को क्षति पहुंचाए। क्या हो कि ऐसा नहीं मान के चलो कि आपने कोई काम ऐसा किया हो जिससे किसी को हानि ना हो, लेकिन ऐसा कृत्य हो कि जो क्या करे कि या तो किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाए या समाज को हानि पहुंचाए, तभी मानेंगे उसको हम कि वो क्या है आपका, वो अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक, बात करें वही 4 तत्व हमने देखे। पहले मानव का होना जरूरी है, आपका आशय क्या हो, गलत आशय हो आपका। नंबर 3 बात, आपका आपराधिक कृत्य क्या हो, आपने ऐसा गलत काम किया हो। और नंबर 4 कि ऐसा कृत्य क्या हो आपने जिससे मानव और समाज को
क्षति पहुंचती हो तो हम कह सकते हैं कि साहब वो क्या है, आपने अपराध उसको मानेंगे। ठीक, तो बात यहाँ तक क्लियर की हमने, कोई समस्या नहीं आपको यहाँ तक आई। देखो चीजों को मैं बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अभी आईपीसी सीआरपीसी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले भूमिका हम लोग तैयार करने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें इससे आगे के लिए, क्या बात करें हम लोग कि अगर हम बात करें इससे आगे के लिए, तो आगे के लिए तो क्या होगा, इसमें इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि अब जो अपराध होता है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या होता है। देखो अपराध के क्या क्या प्रकार होते हैं वो चीज हम देखेंगे। देखो इसमें कि अपराध के प्रकार क्या क्या होते हैं, वो सब चीजें इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। देखिएगा, देखिएगा आगे बात करें अगर हम कि जो आपका अपराध होता है उसके देखो क्या होते हैं प्रकार, दो तरह से उसको हम देखेंगे। देखिएगा अपराध की अगर हम बात करें तो इसको हम दो श्रेणी में बांट लेते हैं। नंबर एक तो होता है आपका इसमें देखो, जिसे हम कह देते हैं संज्ञेय अपराध, ठीक, और नंबर दो इसमें आ जाता है आपका असंज्ञेय अपराध। ठीक, नंबर एक क्या है, नंबर एक संज्ञेय अपराध है और नंबर दो क्या है इसमें आपका, नंबर दो है आपका असंज्ञेय अपराध। देखिएगा अगर हम बात करें कि संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, या इसे हम कह देते हैं कि देखिएगा कोग्निजेबल, और नंबर दो होता है आपका नॉन कोग्निजेबल। ठीक, देखिएगा अगर हम बात करें संज्ञेय अपराध की तो देखिएगा आप इसमें देखेंगे चीजों को कि जो संज्ञेय अपराध होता है ये इसमें क्या है, देखो ये ऐसा अपराध होता है जिसमें पुलिस आपको, पुलिस जो क्या करेगी, पुलिस जो है बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। क्या होता है इसमें, देखो जो संज्ञेय अपराध होता है इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या करती है पुलिस, इसमें पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। ठीक, उसके बाद देखो जो संज्ञेय अपराध होते हैं इनमें लिखी जाती है सीआरपीसी 154 के तहत। क्या होता है देखो इसमें क्या होता है कि सीआरपीसी 154 के तहत एफआईआर दर्ज होती है। इसमें क्या होता है, देखो एफआईआर दर्ज होती है। ठीक, एफआईआर का मतलब जो क्या होता है, एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या इसे हम कह देते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, संज्ञेय अपराध, जो अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है उसमें क्या होता है, देखो सीआरपीसी 154 के तहत क्या होती है, इसमें एफआईआर दर्ज होती है और इसकी विवेचना के लिए कोर्ट से अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, विवेचना के लिए कोर्ट से अनुमति नहीं लेनी पड़ती। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि इसमें विवेचना के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी नहीं पड़ती है जो आपके संज्ञेय अपराध होते हैं। तो बात क्लियर हुई इसमें आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सीआरपीसी तो क्या है, सीआरपीसी और आईपीसी हम लोग वही पढ़ेंगे बाद में। 154 एक धारा है इसकी, इसमें तहत लिखी जाती है एफआईआर। अब देखो अगर हम बात करें असंज्ञेय अपराध की तो देखो इसमें क्या होता है कि सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता इसको हम कहते हैं, सीआरपीसी की धारा 155 के तहत एनसीआर दर्ज की जाती है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें एनसीआर दर्ज होती है जो आपके असंज्ञेय अपराध होते हैं, और एनसीआर का मतलब होता है नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट, इसका मतलब होता है। ठीक, एनसीआर क्या होती है, जो आपके असंज्ञेय अपराध होते हैं
उनमें क्या होता है कि सीआरपीसी की धारा 155 में बताया गया है कि जो अपराध असंज्ञेय अपराध होंगे उनमें आपकी एनसीआर दर्ज होगी। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसमें क्या था कि बिना वारंट गिरफ्तार हो सकते थे, लेकिन यहां क्या होगा कि आप बिना वारंट गिरफ्तार इसमें नहीं कर सकते। बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस। ठीक, मतलब कि कोर्ट के द्वारा जब वारंट जारी होगा या कोर्ट से वारंट जारी कराने के बाद ही इसमें आप जो अपराधी है उसको गिरफ्तार कर सकते हो। ठीक, और अगली बात क्या है कि विवेचना के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है, मतलब कि बिना कोर्ट की अनुमति के इसकी विवेचना नहीं की जा सकती। इसमें क्या होता है कि विवेचना के लिए कोर्ट या न्यायालय से क्या होती है, अनुमति लेनी पड़ती है। इस तरीके से हमने बात की कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं, ये डिफाइन किए हुए हैं सीआरपीसी में। सीआरपीसी में हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि असंज्ञेय और संज्ञेय में क्या क्या डिफरेंस है। डिफरेंस पहले हमने यहाँ देख लिया है। अब देखो अगली बात हम कर लेते हैं कि जो अपराध होते हैं आपके, वो दो तरह से उनको हम और बांट सकते हैं। क्या होता है, देखो जो अपराध आपके होते हैं उनको हम देखो दो तरह से और बांटेंगे। ये मैंने पूरा प्लेटफॉर्म बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिएगा इसमें अगर हम बात करें कि क्या है, देखो कि अपराध के दो तरह संज्ञेय था और असंज्ञेय था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम्स के लिए। देखिएगा आगे हम बात करें अगर, देखो अब दो तरह से हम अपराध को और बांट लेते हैं। देखिएगा नंबर 1 इसमें आपके आते हैं जमानतीय और नंबर 2 आते हैं इसमें आपके गैर जमानतीय। नंबर 2 क्या आते हैं, गैर जमानतीय। देखो आप जमानतीय देखिएगा, अगर हम बात करें जमानतीय अपराध, ये इसे हम क्या देते हैं, वेलेबल। और नंबर 2 आते हैं इसमें आपके गैर जमानतीय या नॉन वेलेबल। ठीक, जमानतीय होते हैं और एक होते हैं आप पे गैर जमानतीय। देखो जमानतीय अपराध वो होते हैं जिनमें क्या होता है, देखो जमानतीय अपराधों में क्या होता है कि इनमें जो इसमें क्या होता है, देखो कि थाने से जमानत हो जाती है। थाने से क्या होती है, देखो थाने से जमानत हो जाती है, मतलब कि थाने का जो भार साधक अधिकारी होता है वो जमानत पर रिहा कर सकता है। क्या होता है, हो सकता है कि थाने का भार साधक अधिकारी जमानत दे सकता है। कि मतलब कि इसमें जो जमानती अपराध आपके होंगे उनमें आपको न्यायालय की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनमें आपको केवल क्या होगा कि थाने से ही जमानत मिल जाती है। ठीक, बाकी प्रक्रिया क्या है वो अलग मामला होता है, लेकिन सिंपली ये समझ सकते हैं केवल हम कि जमानत का मतलब क्या हुआ कि इसमें हमको थाने से जमानत मिल जाती है। और तो अगली बात क्या है कि गैर जमानती क्या होता है कि इसमें क्या है, देखो इसमें जो आपके जमानत जो है वो न्यायालय द्वारा होगी। इसमें क्या होता है, देखो इसमें जमानत जो होती है वो न्यायालय द्वारा ही होती है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें जमानत है वो न्यायालय द्वारा होती है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहाँ से क्या कहा मैंने आपसे कि जो गैर जमानती या नॉन वेलेबल होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जमानत मिलती है वो आपकी कोर्ट से मिलती है, ना कि आप थाने से जमानत सकते हो। ठीक, तो पूरी की पूरी प्रोसेस क्या थी, अपराध के बारे में हमने देखा कि अपराध किस तरह का होता है, वो हमने पूरी की पूरी बात की। ठीक, बात क्लियर हुई आपकी यहाँ तक? अब देखो अब जो हमने अपराध किया तो उसके लिए क्या क्या सजा होती है और उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है, वो चीज हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखेंगे, देखो इसमें कि अपराध कारित करने के बाद अगर आपने अपराध किया है तो उसके लिए कौन कौन सी सजा का प्रावधान होता है, वो चीज देखो हम देखेंगे। जो महत्वपूर्ण चीज है जो हम सोचते हैं, देखिएगा तो यहां देखेंगे आप कि इसमें एक शब्द हम पढ़ते हैं आईपीसी 1860। ठीक, और एक आप पढ़ते हो इसमें सीआरपीसी 1973। क्या होता है
कि दो चीजें पढ़ते हैं इसमें आप, आईपीसी और एक आपका सीआरपीसी। देखो अगर हम बात करें आईपीसी की, तो आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पैनल कोड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इंडियन पैनल कोड इसका मतलब होता है, ठीक। और सीआरपीसी का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक। या कह सकते हैं भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, और इसे हम कह सकते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक। देखो आईपीसी में क्या है कि आपको, आपने जैसे मान के चलो आपने लूट की, तो लूट करने के लिए आपको कौन सा दंड देना है या कितनी सजा होनी है, वो तो आपका प्रावधान आईपीसी में। आईपीसी में क्या है कि आईपीसी में किस अपराध के लिए कितना दंड है या आपने कौन सा अपराध किया है, तो वो सब क्या है, वो आपका सब आईपीसी में दिया हुआ है। लेकिन जो दंड देने की प्रक्रिया है, मतलब कि किस तरह से दंड आपको दिया जाना है, कौन कौन सी प्रोसीजर है, तो वो क्या है, इसमें क्या है, इसमें आपको दंड देने की प्रक्रिया, इसमें क्या है, इसमें आपकी क्या है, यहां तो है आपकी प्रक्रिया और इसमें क्या है आपका दंड है। बात क्लियर हुई आपकी यहां तक। इसमें क्या है, दंड है, मतलब जैसे मान के लो कि किसी ने लूट की, तो लूट में क्या हुआ, धारा 378 लगेगी, 378 में दंड कितना है वो मिलेगा, लेकिन दंड की जो प्रक्रिया है वो किसमें है, वो आपकी सीआरपीसी में है। दोनों बार में डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ, कि साहब आईपीसी क्या है, सीआरपीसी, वो हमने देखा, बात क्लियर हुई आपकी। देखो अगर हम बात करें आईपीसी के बारे में, से हमको अभी डिटेल में पूरा पढ़ना है कि आईपीसी कब लागू हुई, कौन कौन से कानून आया, क्या रहा, वो अलग बात रही, लेकिन एज अ सिंपल वे में हम देखेंगे। देखो इसमें कि अगर हम बात करें आईपीसी की, तो ये देखो क्या हुआ था कि 6 अक्टूबर 1860 को ये बनी थी। कब बनी थी ये, 6 अक्टूबर 1860 को बनी थी। और इसमें अगर हम बात करें, और ये देखो 1 जनवरी 1862 से लागू है। तो लागू कब से है, लागू है 1 जनवरी 1862 से, और बनी है 1860 में आपकी। देखो अगर हम बात करें आईपीसी की, तो देखिएगा आप जो आईपीसी होती है, इस आईपीसी में आपकी कि 23 तो है अध्याय। अध्याय कितने हैं इसमें, देखो आपके इसमें 23 अध्याय हैं और 511 सेक्शन, यानी कि 511 आपकी धारा है, ठीक। तो 511 धाराएं तो हमको नहीं पढ़नी है, ना कि 23 अध्याय पढ़ने हैं। आपको जो महत्वपूर्ण है वो धाराएं पढ़नी है, और हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें सीआरपीसी की, तो देखिएगा जो सीआरपीसी है ये आपकी 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई थी। कब लागू हुई ये, 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई थी। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपके 37 तो अध्याय हैं, ठीक। उसके बाद देखो इसमें 584 धाराएं हैं और 2 अनुसूची हैं। 2 क्या है इसमें आपकी, 2 अनुसूची भी हैं आपकी, जो सीआरपीसी और आईपीसी है। वैसे हम लोग आईपीसी का पूरा प्रावधान, पूरी की पूरी विकास किस तरीके से रहा, इसका कब बनी, कौन कौन सी मतलब आयोग बना, क्या हुआ, वो पूरी की पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे जब आईपीसी पढ़ेंगे। तो ये बात हमने देखी कि आईपीसी क्या है और सीआरपीसी क्या है, दोनों चीजें हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की, ठीक। कोई समस्या हमें यहाँ तक नहीं है, ठीक। अब देखो इस तरीके से क्या हुआ कि आईपीसी का मतलब क्या हुआ, सीआरपीसी का मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा प्रोसीजर हमने देखा। अब देखिएगा कि अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो अपराध करने के बाद कौन कौन से चरण होते हैं जो आप पे कार्य करते हैं, मतलब कब जाकर उसको सजा मिलती है। तो इसकी देखो लास्ट चीज हम देखेंगे इसमें, और वो किस तरीके से है, वो इस तरीके से रहेगी। देखो इसमें देखो, जैसे मैंने कहा आपसे कि कोई अपराध हुआ, क्या हुआ, कोई अपराध हुआ,
ठीक। अपराध मतलब लूट हुई, झगड़ा हुआ, कोई बात हुई, ठीक। तो अपराध क्या हुआ, इसमें एक शब्द आया वादी। क्या आया, वादी का मतलब होता है कि जो शिकायत लेकर जाता है उसको हम वादी बोलते हैं। वादी का मतलब क्या हुआ कि इसको हम कह सकते हैं शिकायतकर्ता। क्या कहेंगे, इसको शिकायतकर्ता कहेंगे, ठीक। और एक शब्द यहां पर और देखेंगे हम, पीड़ित। पीड़ित ओब्लिक पीड़िता, या वादी ओब्लिक वादिनी भी कह सकते हैं, देखो इसको, ठीक। वादी और वादिनी, पीड़ित और पीड़िता। देखो तो पीड़ित या वादी, देखो पीड़ित का मतलब क्या हुआ कि जिसके साथ अपराध किया गया है वो तो हो गया आपका पीड़ित, ठीक। तो पीड़ित भी शिकायत लेकर जा सकता है, और वादी का मतलब हुआ कि उसका कोई अन्य व्यक्ति, जैसे मान के चलो कि किसी के व्यक्ति के घर में चोरी हुई है तो उसके पड़ोस वाला व्यक्ति भी शिकायत कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसके साथ अपराध हुआ है कि वही व्यक्ति शिकायत करने जाए। तो बात क्लियर हुई इसमें, यानी कि मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति शिकायत लेकर जा सकता है, ठीक। अब इसके बाद क्या हो, देखो यहां से क्या करा, अपराध के बाद क्या हुई, अपराध के बाद आपकी शिकायत की गई। अपराध के बाद क्या हुआ, शिकायत की गई। और जो शिकायत है देखो वो दो तरह से की जा सकती है। शिकायत आप नंबर एक, या तो आप कर सकते हो पुलिस स्टेशन में, और नंबर दो शिकायत आप कर सकते हो आपराधिक कोर्ट में। ठीक, क्या कर सकते हो आप शिकायत, या तो पुलिस स्टेशन आप जाएंगे या आप जाएंगे कोर्ट की शरण में, ठीक है। अब देखो जो पुलिस स्टेशन होता है वहां पर तो दर्ज होती है आपकी FIR या दर्ज होती है NCR, जो हमने अभी पूरी की पूरी प्रोसेस देखी थी, ठीक। और जो न्यायालय होता है वहां पर दर्ज होता है परिवाद। वहां क्या दर्ज होता है, परिवाद दर्ज होता है, ठीक। अब देखेंगे आप इसमें कि जब FIR दर्ज हो गई या NCR दर्ज हो जाती है, मैंने अभी आपको बताया कि FIR और NCR में क्या अंतर होता है, कब कब होती है, क्या होता है, वो चीज आप समझ चुके हो। देखो अब FIR दर्ज होने के बाद देखो व्यक्ति पुलिस स्टेशन शिकायत लेकर क्यों जाता है, इसका मतलब होता है कि जब FIR दर्ज हो जाती है तो FIR दर्ज करने का मतलब होता है कि आपका काम खत्म हुआ, अब पुलिस का कार्य स्टार्ट हो गया। जो अन्वेषण होता है, अन्वेषण अधिकारी होता है या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो करता है इसका अन्वेषण, या कह सकते हैं आप इसमें कि वो करता है इसका इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक। अन्वेषण अधिकारी आपका सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर कोई भी हो सकता है, ठीक। सब इंस्पेक्टर से स्टार्ट किया जाता है। देखिएगा जब अन्वेषण का मतलब क्या हुआ, अन्वेषण का मतलब होता है कि जो भी आपके साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा करना। अन्वेषण का मतलब क्या होता है, अन्वेषण का मतलब होता है साक्ष्य इकट्ठे करना। क्या मतलब हुआ अन्वेषण का, अन्वेषण का मतलब हुआ कि जो भी साक्ष्य हैं, सबूत हैं, उनको इकट्ठे करना अन्वेषण का मतलब होता है। देखो अब जब ये साक्ष्य इकट्ठे हो जाते हैं, क्या होता है, देखो कि जब अन्वेषण हो जाता है या साक्ष्य इकट्ठे हो जाते हैं तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि अन्वेषण इकट्ठा होने के बाद इसमें देखो दो तरह से कंडीशन बन के आती है कि एक तो लगती है देखो यहां पर आपकी CS और एक लगती है आपकी इसमें FR। देखो CS का मतलब होता है चार्जशीट और FR का मतलब होता है फाइनल रिपोर्ट, ठीक, या इसे हम कह देते हैं अंतिम रिपोर्ट, ठीक। मतलब कि अगर व्यक्ति ने अपराध किया है और पूरे के पूरे साक्ष्य अगर आपको मिल गए हैं तो साक्ष्य का मतलब क्या होगा कि उस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट लग जाती है, ठीक। चार्जशीट का मतलब क्या होगा कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है, ये बात सत्य है। और अगर साक्ष्य का अभाव रहता है, मतलब क्या होता है कि अगर साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि जो शिकायत करता था उसने झूठे मतलब साक्ष्य दिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में लग जाती है FR, यानी कि आपको कोई कुछ नहीं करना, FR मतलब अंतिम रिपोर्ट हो जाती है, मामला वहीं खत्म हो जाता है, ठीक। अब जब चार्जशीट लग गई तो ये कहां जाती है,
चार्जशीट लगने के बाद और आपका एफआर लगने के बाद दोनों जाती हैं आपके न्यायालय में। ठीक, ये कहाँ गई? न्यायालय में गई, और न्यायालय में जाने के बाद ये मामला हो गया डिसाइड। क्या हो गया मामला? ये डिसाइड का मतलब क्या हुआ कि उसको वहीं पर दोष मुक्त कर देंगे, कि ऐसा कहेंगे अपराध नहीं हुआ है, और ये क्या होगा, मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर चार्जशीट लगी है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि चार्जशीट लगने के बाद जब ये क्या होती है, इसका क्या होता है, चार्जशीट लगने के बाद कहाँ जाती है? न्यायालय जाती है। ठीक, न्यायालय में क्या होता है, देखो इसका न्यायालय में होता है प्रसंज्ञान, मतलब न्यायालय में दर्ज होती है ये, और न्यायालय में दर्ज होने के बाद ये जो मुकदमा होता है वो सालों चलता है, और सालों चलने के बाद फिर जाकर इसमें निर्णय ले जाता है। क्या होता है? निर्णय ले जाता है, गवाह बुलाए जाते हैं, ठीक, बहस होती है, वो सबका पूरी प्रोसेस क्या होती है, न्यायालय की होती है, इसमें लंबा समय लग जाता है। ठीक, और इसमें क्या हुआ, देखो यहाँ पर या तो आपको सजा मिलेगी पूरा काम होने के बाद, या आप होंगे इसमें दोष में। सजा कब मिलती है? ऐसा नहीं है कि मानो चार्जशीट लग गई आपको सजा मिल जाएगी। सजा कब मिलती है? जब न्यायालय आपको सजा देता है, पूरी की पूरी गवाह बुलाने के बाद, बहस होने के बाद, तब जाकर आपको सजा मिलती है। अगर आप सजा गवाह अगर साक्ष्य पर्याप्त है तो आपको सजा मिलेगी, अगर साक्ष्य अपर्याप्त है तो क्या होगा, आपको आप दोषमुक्त कर दिए जाओगे। ठीक, तो पूरी की पूरी कहानी मैंने एज अ व्यवहारिक रूप में आपको समझाई है। ठीक, तो ये कहानी रही, पूरी इंट्रोडक्शन रहा कि इंट्रोडक्शन क्या होता है सीआरपीसी का। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अगली क्लास में आईपीसी स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? आईपीसी स्टार्ट करेंगे। तो आप क्या करना है, आपको जो मैंने पढ़ा है आपको इसके अच्छे से नोट्स बनाएं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे क्या हो कि आपके साथ वाले हैं जिन्होंने एसआई का फॉर्म भरा है या जो कानून पढ़ना चाहते हैं, जिनको नॉलेज कानून की जानना चाहते हैं, वो क्या करें, आप इसको शेयर करें, जिससे कि सब लोगों का लाभ हो जाए। ठीक है, और जय हिंद।